नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानी बाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है उफ कोलकाता और आज ये हमारा 15वां एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मैं वही हूं भाग 1। विद्यार्थी जीवन में हुई इस तरह की किसी भी दुर्घटना का नारियल अवसाद के नाम पर फोड़ा जाता है। सो हॉस्टल, फैकल्टी और विश्वविद्यालय ने मामला फौरन संज्ञान में लेते हुए यशरंजन को अवसादग्रस्त बताते हुए अस्पताल में भर्ती करा दिया। कवि गुरु विश्वविद्यालय का अपना ही चिकित्सा विभाग भी था, जहां चिकित्सा की पढ़ाई होती थी। सो अंदर की खबर अंदर ही रही। अच्छी बात यह हुई थी कि यशरंजन जमीन पर गिरने से पहले जामुन के पेड़ पर गिरा था और उसकी डालियों को टकराते तोड़ते ही जमीन तक आया था। सो उसके चोट तो काफी थी, मगर वह जीवित था। उसके माता पिता को खबर कर दी गई थी। वह क्योंकि दूर बेंगलोर में रहते थे, इसीलिए उनके पहुंचने में वक्त था। अस्पताल में यशरंजन की तीमारदारी के लिए वॉलंटियर्स असगर अली ने नियुक्त किए। रात की पाली में कोई अस्पताल में रुकने को तैयार नहीं था, इसीलिए जिम्मा सिद्धार्थ और चेतन को यह कहकर दे दिया गया कि वो तो यूं ही रात बेरात चाय पीने बाहर जाते ही हैं। इसीलिए रात 10 से सुबह 6 की पाली में अस्पताल में वो ही रुक जाएं। सिद्धार्थ और चेतन ने यह सोचकर भी हामी भर दी कि अस्पताल में हाजिरी देकर बाहर निकल जाएंगे और फिर अगले दिन की छुट्टी भी मिल जाएगी। जब वह रात 10 बजे अस्पताल पहुंचे तो असगर अली यशरंजन को देखकर लौट रहे थे। क्या हुआ था सर? सिद्धार्थ ने ही बातें शुरू की। अरे कुछ नहीं, अबसूर्दगी की हालत में शायद ऐसा किया है, असगर अली ने अपनी रौ में कहा और दोनों का मूर्ति सा चेहरा देखकर फिर बोले, ओह सॉरी, डिप्रेशन में ऐसा अटेम्प्ट किया है। आप लोगों की उम्र में ऐसा होता है। कहते हुए असगर अली ने चेतन के कंधे पर हाथ रखा। कोई मेजर इंजरी तो नहीं है सर? सिद्धार्थ ने ही फिर पूछा। अरे नहीं नहीं, बस बाएं हाथ का कंधा डिसलोकेट हुआ है, उसे नट बोल्ट लगाकर कस देंगे, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और एक कैल्केनियम बोन फ्रैक्चर है, वहां स्क्रू लगा देंगे, 15 दिन में दौड़ने लगेगा। असगर अली ने घड़ी देखते हुए कहा और फिर कहना जारी रखा। अच्छा चलिए, मैं चलता हूं, आप लोग यहीं रहिएगा, शायद रात में कुछ जरूरत हो। श्योर सर। सर वो हमारी कल की अटेंडेंस? सिद्धार्थ ने काम की बात रखी। वो मैं देख लूंगा। कहते हुए असगर अली ने घड़ी देखी और आगे की ओर बढ़ गए। उनके जाते ही काफी देर से दम साधे हुए चेतन ने फूटते हुए कहा, अबे प्रोफेसर है कि जोकर है? अब क्या कर दिया? सिद्धार्थ ने पूछा। सुना नहीं? क्या डिस्क्रिप्शन दिया है? ऐसा लग रहा था कि जैसे यशरंजन का इलाज नहीं, सर्विसिंग हो रही है। यहाँ नट लगा दो, फिट हो जाएगा, वहां भल्टू कस देंगे, दौड़ने लगेगा। चेतन ने कुफ्त से कहा। हंसाओ मत साले, यह अस्पताल है, वैसे भी मुझे दूसरी चिंता लगी है। सिद्धार्थ ने हंसी रोकते हुए कहा, कैसी चिंता? चेतन ने यशरंजन के कमरे के बाहर लगी बेंच पर बैठते हुए कहा, यार वो यशरंजन छत पर करने क्या गया था? सिद्धार्थ ने पूछा। बंजी जंपिंग। तुमको कोई दिक्कत? चेतन ने खीज में आंखें बंद किए हुए ही कहा, नहीं यार, मैंने देखा था उसके कंधे पर कोई औरत सवार थी। औरत उसके कंधे पर नहीं, तुम्हारे दिमाग में सवार है। चेतन ने अपनी कुढ़ी हुई आवाज में कहा। मतलब ये कि हॉरर पॉर्न का नया जॉनर तलाश किए हो, उसी का नतीजा है सब। तुम्हें कैसे पता? सिद्धार्थ ने झेंपते हुए कहा, बेटे इनकॉग्निटो मोड भ्रम है, सत्य से परे। इंटरनेट की दुनिया में सारे पापों का हिसाब यही होना है। चेतन ने मुस्कुराते हुए कहा, चल मान लिया, लेकिन फिर वो यशरंजन लड़कियों जैसे बिहेव क्यों कर रहा था? सिद्धार्थ की सुई वहीं अटकी हुई थी। सॉरी टू बी हार्श अपॉन हिम, बट वो लड़की जैसा बिहेव नहीं कर रहा था। वो लड़की ही था। वो अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर सशंकित था और ये बात
उसके पार्टनर रवि से पूछ लेना। यश रंजन गलत बॉडी में था। माँ बाप के डर से जितने दिन लड़के की तरह रह सका और जब नहीं रहा गया तो भूगोल बदल लिया। और वो सिद्धार्थ ने अभी अगला सवाल दागा ही था कि चेतन ने टोक दिया, और ये कि मुझे आ रही है नींद, तो अभी सवाल बंद कर, 2 बजे उठेंगे, चाय पीने चलेंगे, तब पूछ लियो। कहते हुए चेतन ने बेंच पर अधलेटे हुए ही चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। सिद्धार्थ के पास अब करने को कुछ नहीं था। सोच ने भी आंखें बंद कर ली। आलसियों की नींद थकान और मकान का इंतजार नहीं करती, वह कहीं भी आ सकती है। थोड़ी ही देर में दोनों उसी बेंच पर एक दूसरे को खर्राटे में टक्कर देने लगे। बीमार की तीमारदारी करने आए दोनों शायद सुबह तक यूं ही सोए रहते अगर अस्पताल में 12 बजे का घंटा ना बजा होता। घंटे की कर्कश आवाज ने सिद्धार्थ की नींद तोड़ दी। नींद में खलल चेतन के भी पड़ी, मगर वह कनमुना कर रह गया और आंखें बंद किए ही पड़ा रहा। सिद्धार्थ की नींद तकरीबन टूट चुकी थी। उसने हाथों की उंगलियां फंसाकर अंगड़ाइयां तोड़ी और फिर जम्हाई के साथ चेतन से पूछा, ओह बेटे, सिगरेट है क्या? पापा, यह हॉस्पिटल है। चेतन ने बंद आंखों से ही जवाब दिया। हाँ तो हम कौन सा पेशेंट पर धुआं छोड़ने जा रहे हैं, देख लेंगे कोई कोना। सिद्धार्थ अभी बात कर ही रहा था कि चेतन ने अपने शर्ट के पॉकेट से सिगरेट और माचिस निकालकर सिद्धार्थ के हाथ में यूं रख दी जैसे अब कोई सवाल ना करो। सिद्धार्थ ने भी उसकी हथेली से सिगरेट और माचिस लेकर अपनी हथेली में छुपाए और गलियारे में आगे बढ़ गया। उसे बहुत आगे आने नहीं जाना पड़ा। गलियारा खत्म होते ही उसे एक ऐसी मुफीद जगह मिल गई जहां से वह किसी के आने की आहट पाकर सिगरेट फेंक सकता था और उसे कोई देख नहीं सकता था। पूरी तरह इत्मीनान करने के बाद सिद्धार्थ ने तीली रोशन की और सिगरेट का मुआना उसके आगे कर दिया। मरते हुए इंसान को जिस तरह ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक उसी तलब से उसने पहले 2 कश खींचे और धुआं हवा में उछाल दिया। नाइट आउट काया कार के नीचे उसका दिखना, यशरंजन के कंधे पर उसका दोबारा दिखना और अब यशरंजन द्वारा आत्महत्या का प्रयास, सब कुछ उसे ठीक नहीं लग रहा था। कुछ था जो उसे उलझा रहा था, कुछ था जो उसे मायावी सा प्रतीत हो रहा था। इन्हीं सोचों में गुम उसने सिगरेट का अगला धुआं बाहर किया ही था कि धुएं के बीच से ही उसने सामने के गलियारे से किसी को गुजरते देखा। एक औरत जात काया। वह ठिठक गया। यह तो उसने देखा, यह तो मोहिनी थी। मोहिनी जो उस रोज के बाद उसे नहीं दिखी। उसने उसे ढूंढने की भी कितनी कोशिश की, मगर वह नहीं दिखी। आज इस वक्त अस्पताल में क्या कर रही है? क्या वह उसका पीछा कर रही है? सोचते हुए ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। मोहिनी अस्पताल में क्या कर रही है, यह प्रश्न जरूरी था, मगर उससे भी ज्यादा यह जानना जरूरी था कि क्या यह लड़की मोहिनी ही थी। सिद्धार्थ को एक बारगी ख्याल आया कि मोहिनी को जोर से पुकारे, मगर दूसरे ही पल उसे ध्यान हो आया कि यह कोई पार्क नहीं, अस्पताल है। यहां ऊंची आवाज अच्छी बात नहीं। अंग्रेजी के एल आकार के बने उस गलियारे के एक ओर से मोहिनी अस्पताल से बाहर जा रही थी और दूसरी ओर सिद्धार्थ खड़ा था। अचानक उसकी तंद्रा टूटी। उसने सोचा कि उसे चेतन को यह बात बतानी चाहिए। वो मोहिनी को उसका वहम समझता है, आज उन्हें दिखाना ही चाहिए। यही सोचते हुए वह तेजी से चेतन की ओर लपका, मगर बीच रास्ते में ही उसने अपना इरादा बदल लिया। चेतन को उठाने और साथ लेने में इतनी देरी तो हो ही जाएगी कि मोहिनी एक दफा फिर उसकी पहुंच से बाहर हो जाए। इसीलिए उसने चेतन को सोता ही रहने दिया और अस्पताल के बाहर की ओर दौड़ा। उसके बाहर पहुंचते पहुंचते भी देर हो चुकी थी। अस्पताल के बाहर खड़ी एकमात्र ऑटो
अब रफ्तार पकड़ चुकी थी, मगर ऑटो की स्पीड इतनी भी नहीं हो सकती थी कि सिद्धार्थ उसे मोटरसाइकिल से ना पकड़ सके। यही सोचकर उसने पार्किंग में लगी अपनी मोटरसाइकिल फौरन निकाली और उसी रास्ते पर दौड़ा दिया। एक बारगी सिद्धार्थ के दिमाग में यह बात आई कि वह मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाकर मोहिनी के ऑटो को पकड़ ले, मगर फिर साथ ही साथ उसकी बेहतर समझ ने उसे इस बात के लिए राजी कर लिया कि यह जानना ज्यादा जरूरी है कि मोहिनी कौन है, कहां से आती है और करती क्या है, और यह सब बात उससे अभी मिलकर नहीं कर सकता। उसने देखा है कि वह व्यक्तिगत बातें टाल जाती हैं, इसलिए जरूरी है कि वह उसके पीछे ही रहे और आज उसका घर, उसकी रिहाइश देखा है। यही सब सोचते हुए उसने एक निश्चित दूरी बनाकर ऑटो का पीछा करना जारी रखा। मगर यह क्या, ऑटो आखिरी रिहायशी इलाका भी पार कर वीराने की ओर बढ़ गई। आगे दूर तक कोई रिहायशी इलाका नहीं था। यह रास्ता अब सीधा रूप नारायण नदी के घाट की ओर जा रहा था। रात के इस पहर में मोहिनी नदी के उस घाट की ओर क्यों जा रही थी, जिधर आम इंसान दिन के उजाले में भी जाने से कतराता है। वह अपने दोस्तों की बातों पर कतई भरोसा नहीं कर पाता जब वह यह कहते हैं कि वह काया और मोहिनी दोनों ही उसके मन का वहम है। दरअसल दोनों का ही कोई अस्तित्व नहीं है, और अगर है तो दोनों एक दूसरे से अलग कतई नहीं है। यह सिद्धार्थ ही था जो यह मानने को तैयार नहीं था, मगर आज की आंखों देखी स्थिति उसे भी दोस्तों की बातों पर भरोसा करने को मजबूर कर रही थी। वह सोचता ही रहा और अचानक ही उसकी तंद्रा फिर टूटी। उसे लगा जैसे किसी ने जोर से झकझोर दिया हो। उसने देखा कि मोहिनी की ऑटो घाट से 100 मीटर दूर रुक गई। सिद्धार्थ ने फौरन अपनी मोटरसाइकिल रोक दी और अंधियारे के ओट में ही मोटरसाइकिल छुपाने के लिए कोई सुरक्षित जगह देखने लगा। जब तक वह अपनी मोटरसाइकिल किसी ओट में लगा पाता, उसने खाली ऑटो को लौटते हुए देखा। उसकी आश्चर्य मिश्रित परेशानी थोड़ी और खिंच गई। इसका सीधा सा अर्थ यह भी था कि मोहिनी को यहां से लौटना नहीं है, तो जाना कहां था? यह और बड़ा प्रश्न था। वह तेज कदमों से ही बढ़ता हुआ घाट तक पहुंचा। निबिड़ शांति लिए हुए फैला सुदूर घाट, किनारे पर बंधे नाव से टकराती नदी की धार भी अबूझ और डरावनी आवाज पैदा कर रही थी। सिद्धार्थ ने पके घाट पर अपनी नजर दौड़ाई। उसे मोहिनी नहीं दिखी, मगर उसके सफेद पहरन के कारण मोहिनी को इस कोड़ियाली रात में भी ढूंढ पाना कोई दुरह कार्य नहीं था। अचानक ही सिद्धार्थ ने देखा कि मोहिनी एक पतले मुंह वाली नाव पर चुपचाप बैठी थी। उसका मल्हा बिना कुछ बोले नाव का लंगर यूं खोल रहा है जैसे उसकी मोहिनी से बरसों की पहचान हो। सिद्धार्थ को बहरहाल चिंता इस बात की ज्यादा हुई कि अब वह जा कहां रही है। उस पार, मगर उस पार तो औगड़ों, साधकों और नागाओं का बसेरा कहा जाता है। वह उधर क्या करने जा रही होगी? यही सोचते हुए कच्ची और फिसलन भरी घाट से होकर सिद्धार्थ जब तक नदी के मुहाने तक पहुंचता, तब तक मोहिनी की नाव आधा सफर तय कर चुकी थी। हालांकि अब भी नजरों से ओझल नहीं हुई थी। सिद्धार्थ ने आसपास देखा तो अब मौजूद एकमात्र मल्हा को अपनी नाव में सोया हुआ पाया। कनमुना कर उठते हुए मल्हा ने जब किसी दूसरे नाव का पीछा करने की बात सुनी, किराया दोगुना कर दिया। सिद्धार्थ को पैसे की परवाह फिलहाल तो नहीं थी। कुछ ही मिनटों में नाव सिद्धार्थ को लेकर मोहिनी की नाव के पीछे ही गई। रूप नारायण नदी का विस्तार इतना ज्यादा नहीं कि एक किनारे से दूसरे किनारे में 10 मिनट से ज्यादा का वक्त लगे। 5 मिनट पहले ही जाया हो चुके थे। सो जब 10 मिनट बाद सिद्धार्थ दूसरे किनारे लगा तो मोहिनी का कोई पता नहीं था। उसकी नाव भी किस घाट लगी थी सिद्धार्थ देख नहीं पाया। वह उतरकर अपने मल्हा को रुकने को कहकर आगे बढ़ गया। आगे रेत के मैदान में रात के अंधेरे में
कुछ भी था पाना मुमकिन नहीं था, मगर सिद्धार्थ फिर भी आंखों के फैलाव तक मोहिनी को ढूंढता रहा। दूर तक रेत रेत की टीलों और कटीली झाड़ियों के झुरमुटों के अलावा इस अंधी रात में उसे कुछ नजर नहीं आया। उसका दिल बैठने लगा और खिज उठने लगी खुद पर। रोक ही लेता, ऑटो में ही पकड़ लेता। क्या जरूरत थी पीछा करने की, जबकि वो जानता है कि मोहिनी को ये पसंद नहीं है, ना ही वो इस पर खुलकर बात करती है। इन्हीं सोचों में गुम हुआ उदास सा रेत के एक टीले पर बैठ गया और मुट्ठियों में रेत भरकर अपनी आगे ही फेंकने लगा। उसने मल्हा को 1 घंटे का किराया दिया है, इसीलिए वह थोड़ी देर और रुकेगा और फिर चल देगा। इन्हीं विचारों में खोए हुए अचानक उसके रीढ़ की हड्डी में सिरन सी हुई। उसे यूं लगा जैसे किसी ने सर्द सुइयां उसके जिस्म में पेवस्त कर दी हो। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर किसी का वजन है। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ की धीरे धीरे रेत सरक रही है, और फिर उसने महसूस किया कि उसके गर्दन पर किसी के बाल लहराए हैं। वो पीछे मुड़कर देख ही पाता, इससे पहले 2 हाथों ने उसे पीछे से कस लिया। तुमने मुझे ढूंढ लिया, पीछे से आवाज आई। सिद्धार्थ झोंक कर मुड़ गया। यह मोहिनी थी, उसी रहस्यमयी मुस्कान और कंधे पर उड़ते खुले बाल के साथ सिद्धार्थ के ठीक सामने खड़ी मोहिनी। होली शिट, यू आर फ्रीकिंग! तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डरना अच्छी बात है, इंसान महफूज रहता है। मोहिनी ने पथरीली आंखों को शोखी से मींचते हुए कहा, कहाँ थी तुम? तुम्हें इतना ढूंढा। मैं तो यहीं थी, तुमने शिद्दत से नहीं ढूंढा होगा। अच्छा, कितनी बार तो सेमेट्री गया, वहां जहां मिले थे तुम्हारा कोई पता नहीं। हो सकता है जिस रोज तुम गए हो मैं कहीं और हूं, जैसे आज यहां। हाँ, मोहिनी ने पुरइसरार तरीके से जवाब दिया। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां हूं? जानती हूं। मोहिनी मुस्कुराई। कैसे जानती हो? क्योंकि इतनी खाली और खामोश रात में मोटरसाइकिल की आवाज दूर तक सुनाई देती है। मोहिनी ने सिद्धार्थ की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिससे सिद्धार्थ को एक झेप सी हुई, मगर फिर उसने फौरन ही बात बदलते हुए कहा, और तुम यहां क्यों हो? यह तो तुम्हें जानना चाहिए, जिसे मैं जानती हूं कि तुम यहां क्यों हो। मोहिनी ने फिर कुटिल सा जवाब दिया। सिद्धार्थ लाजवाब हो गया। उसके चेहरे पर एक मानीखेज मुस्कुराहट तैर गई। कुछ पलों की खामोशी बहम रही। वक्त रात की तरह बीतता रहा। सिद्धार्थ अचानक ही कुछ सोचकर आप ही आप हंस पड़ा। क्या हुआ? मोहिनी ने उसे हंसते देखकर पूछा। पता है दोस्त क्या कहते हैं मुझे? सिद्धार्थ ने हंसी के बीच ही कहा। क्या? मोहिनी ने उत्सुकता से पूछा। ग्रेव डिगर। कहते कि मैं कब्र का बिज्जू हो गया हूं। रात भर कब्रिस्तानों के चक्कर लगाता रहता हूं और दिन भर सोता हूं। कहते हुए सिद्धार्थ हंसा। मोहिनी भी हंसी। और पता है दोस्त क्या कहते हैं तुम्हें? सिद्धार्थ ने एक उत्सुक भाव से मोहिनी को देखा। क्या? मोहिनी ने भी उसी उत्सुकता से पूछा। कहते हैं कि तुम भूत हो। सिद्धार्थ ने हिचकिचाते हुए कहा। और तुम्हें क्या लगता है? मोहिनी को सिद्धार्थ के जवाब से कोई असुविधा नहीं हुई। उसने बस सिद्धार्थ के चेहरे का भाव पढ़ते हुए पूछा। दोस्तों की बात पर भरोसा करने का तो जी नहीं चाहता, मगर कहते कहते सिद्धार्थ थोड़ा रुका। मगर मोहिनी के चेहरे पर प्रश्न उभरे। कहते हैं कि जब मिलना तो उसके पांव देख लेना। कहते हुए सिद्धार्थ ने एक बनावटी मुस्कान ओढ़ी। और तुम देखना चाहते हो? मोहिनी का लहजा सवालिया था। नहीं, हाँ, नहीं, मेरा मतलब है कि ये सब फिजूल की बातें हैं, मैं जानता हूं। सिद्धार्थ ने वही कहा
जो उसे कहना था। वह वो नहीं कह पाया जो वो कहना चाहता था। वो कहना चाहता था कि हाँ, मुझे तसल्ली कर लेनी है। यह कहकर भी वह गुनाहगार सा खड़ा रहा। कुछ क्षणों की खामोशी फिर रही और अब की खामोशी मोहिनी नहीं तोड़ी। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लग रही होंगी। अब इस कहानी के और भी एपिसोड्स बाकी है, तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।